तो कैसे हैं बच्चे आप? आई होप बढ़िया होंगे। तो हमने हेरिडिटी और एवोल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट कर रखा है बायोलॉजी का। तो केमिस्ट्री का जो हमारे पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके अब जब हम सभी चैप्टर के एक एक चैप्टर कर लेंगे फिर हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जहाँ मैं आपका बायोलॉजी के पार्ट को कंप्लीट करवाऊंगा पहले, तो 2-3 वीडियोस ही आएंगी आपकी एवोल्यूशन की, क्योंकि आपके पास रिड्यूस है उसका उसके टॉपिक जो रिड्यूस हैं आपके। तो जो न्यू रिड्यूस सिलेबस आया था उसमें ज़्यादा पार्ट आपका एवोल्यूशन का कट है। तो जहाँ तक जो मेरी वीडियो आएगी वही आपके रिड्यूस सिलेबस में है। तो वहाँ तक पढ़ना इस टर्म 2 के लिए, जो टर्म 2 के लिए आपके पास जो रिड्यूस सिलेबस है वो मेरी जितना वीडियो में है उतना रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हेरिडिटी तक हमने पढ़ चुके हैं, पढ़ लिया है। जिसने नहीं पढ़ा है वो प्लेलिस्ट में उसका लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ सभी प्लेलिस्ट टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगी। वीडियो पहली वीडियो से देखते हो आपका लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आपका एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन में क्या है आपके पास, तो मैंने आपको बताया था पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया एवोल्यूशन क्या होती है। तो एवोल्यूशन क्या होता है, इसको ना टाइम बहुत लगता है। तो ये आपकी ये नहीं है कि एक जनरेशन में अगर कोई एवोल्यूशन आ रहा है तो उसका प्रभाव आपको नेक्स्ट जनरेशन में मिल जाए। तो नेक्स्ट में इसमें टाइम बहुत लगता है। जैसे आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि हमारे जो पूर्वज है वो हमारे बंदर है। तो बंदर से हमारी जो आज की बॉडी शेप है, इस शेप में आने के लिए बहुत सारे साल लगते हैं। ठीक है। और ये जो एवोल्यूशन आपका उसी को हम एवोल्यूशन बोलेंगे। और एक बात हमने सीखी कि एवोल्यूशन को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो कितना टाइम लगता है? ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, मीन्स लाखों साल आपके लगते हैं इस चेंज को लाने के लिए। ये नहीं है कि जैसे F1, जैसे कि बाप के अंदर जो हेयर का कलर था वो नेक्स्ट जनरेशन में आ जाएगा, एक ही जनरेशन में आगे, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 साल के गैप के बीच में आगे ट्रांसफर हो जाता है। ऐसा नहीं होता। तो इसमें ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं एवोल्यूशन लाने में। जैसे आपने देखा होगा कि जो डायनासोर्स थे, कुछ डायनासोर्स आपके लैंड में रहते थे, कुछ आपके क्या हुआ था उड़ने वाले डायनासोर्स थे। तो वो जो एवोल्यूशन आया होगा, या फिर उड़ने वाले से वो लैंड पे आए होंगे, तो ये एवोल्यूशन जो आया होगा उसको बहुत सारा टाइम लगा होगा। अब एवोल्यूशन क्यों आता है तो वो आपको पता ही है। इन्वायरमेंट की कंडीशन, इन्वायरमेंट में कोई ना कोई चेंज आया होगा। तो जैसे सपोज करो, हम सपोज कर लेते हैं कि आपके पास क्या है, पहले लैंड पे डायनासोर थे। अब वो बच्चे आपके, उनके पास एक करेक्टर आ रहा है कि वो उड़ने का करेक्टर आ रहा है, उनके पास विंग्स आ रहे हैं। तो वो कैसे आया होगा, उन्होंने कैसे सोचा होगा, उन्होंने, उनकी जनरेशन है कि हमारे पास विंड्स होते। तो देखो आपके पास क्या होगा कि जो पर्टिकुलर लैंड है जहाँ पर वो रह रहे थे, वहाँ फूड की कमी होगी, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, ज़्यादा हो रही होगी। तो वहाँ के जो स्पीसीज होंगे वो अपने अंदर ऐसा करेक्टर अपने अंदर जनरेट कर रहे होंगे कि हमें ये लैंड छोड़कर दूसरे जगह पर जाना चाहते होंगे वो। तो सराउंडिंग में आपके पास क्या होंगे, आपके पास पानी होगा। तो जहाँ वो लैंड में वो रह रहे थे, अब वो चल के तो जा नहीं सकते थे, तो उनको क्या करना था, उड़ना। अब उड़ने का उनके अंदर करेक्टर होता तो वो उड़कर चले, फ्लाई करके चले जाते। इसलिए उनके अंदर ऐसा चेंजेस चलते रहे कि उन्हें उड़ना है, क्योंकि दूसरे लैंड पे उनके पास फूड है और वहाँ चल के जा नहीं सकते, आगे पानी वगैरह। तो उनके अंदर वो स्पीसीज अंदर उनके क्रिएट, जो भी उनकी जो जनरेशन थी उनके अंदर वो करेक्टर्स जनरेट होता गया कि उन्हें उड़ने का करेक्टर चाहिए। तो वो इन्वायरमेंट में जो कंडीशन आता है उसकी वजह से आपकी एवोल्यूशन होती है। ठीक है। तो देखो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो इट इज द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस व्हिच टेक्स प्लेस इन द primitive organism over billions of years in which new species are produced। तो ये जो चेंजेस आते हैं, अब थोड़ा हम देखेंगे, नीचे मैंने डायग्राम बना रखी है, उससे ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। तो ये जो थोड़ा चेंजेस आएगा वो कहाँ आता है, जो पहले ऑर्गेनिज्म में आएगा, और उसका रिजल्ट आपको लास्ट वाले ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा कि हाँ, ये जो आपका थोड़ा कोई ना पार्ट प्रोड्यूस हो रहा था, इसका क्या काम क्या था। तो जो आपके पहले बीच में जो ऑर्गेनिज्म आएंगे उनमें थोड़ा पार्ट आपको डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो एट द लास्ट आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये पार्ट किस पर्पस के लिए प्रोड्यूस हो रहा है। तो एवोल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी हमने कि इसमें क्या होते हैं, चेंजेस आएंगे ग्रेजुअली, लगातार जो चेंज आता जाता है। और इसको हम किस में ये चेंज आता है, आपके प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में आता है, और उसको टाइम कितना लगता है, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो
बहुत साल लग जाता है एक चेंज को लाने के लिए। किसमें चेंज आता है? आपके प्रीमिटिव ऑर्गेनिज्म में पहले वाले, और जो आपके पास एट द लास्ट रिजल्ट मिल जाता है, आप क्या बोलोगे कि अब आपकी एवोल्यूशन कंप्लीट हो चुकी है। तो एवोल्यूशन क्यों आती है? ड्यू टू एनवायरनमेंट चेंज की वजह से। तो देखते हैं आगे। तो एवोल्यूशंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज आल्सो नोन एज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके पास एवोल्यूशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बोलते हैं। तो जैसे हम बोल देते हैं कि हमारे पूर्वज क्या है? बंदर है। इट मीन्स जहां से हम प्रोड्यूस होकर जहां तक आए हैं, जो हमारे उनके वेरी नेचर था, उनके पूंछ टेल्स थी, वो सभी अब टेल्स हमारे थोड़ी 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 धीरे 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 कम होती तो आज हमारे पास जो बॉडी स्ट्रक्चर है जहां तक जो पहुंचे हैं उसको बहुत ही ज्यादा ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे होंगे। तो हम क्या बोल देते हैं कि हमारे बंदर जो है हमारे पूर्वज है, और जो उसे हम बोल देते हैं हमारे क्या है? एंसेस्टर्स है। तो जो प्लांट और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास आज है उनका कोई ना कोई एंसेस्टर पीछे जो आपके पास पास्ट में जरूर रहा होगा। ठीक है, तो माइंड में रखना, हर एक स्पीशीज जो आज आप देख रहे हो उनका कोई ना कोई एंसेस्टर्स जरूर हुआ होगा। जैसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पूर्वज क्या है? बंदर है। तो all the plants and animals which we see today have evolved from some other ancestors that lived long ago. तो जो भी आप प्लांट्स और एनिमल्स आप देख रहे हो उनका कोई ना कोई एंसेस्टर्स बहुत पहले रहा होगा जिनसे वो आगे आपके ड्राइव हुए होंगे। तो जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, तो लिजर्ड जो आपकी है वो आपको पता है लैंड पे क्रॉ रेंगती है बच्चे। तो क्या हुआ होगा उनसे आपका आगे एक डायनासोर जिसको हम टेरोसोर बोल देते हैं वो प्रोड्यूस हुआ था। तो ये क्या करता था? आपका फ्लाई करता था, दिखता पूरी की तरह आपके लिजर्ड की तरह था, लेकिन इसमें क्या कैरेक्टर था आपका कि ये फ्लाई कर सकता था। तो क्या देखा होगा लिजर्ड को? अब लगा होगा कि नहीं, खाना मिल नहीं रहा जहां पर इस लैंड में, तो वो दूसरे लैंड में जाना चाहती थी। अब पानी से जा नहीं सकती थी, तो उसने क्या किया कि अगर मेरे पास कोई विंग्स होते, मैं एक समझाने की बात कर रहा हूँ कि उनको जो इन्वायरमेंट कंडीशन के हिसाब से उन्होंने देखा कि ये चेंज मेरे अंदर होना चाहिए, तो वो आ रहा था। तो पहले क्या किया, लिजर्ड की बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे से ना एक विंग्स, एक छोटा बॉडी पार्ट्स उनके ग्रो कर रहा था। तो पहले ये समझ नहीं आ रहा था कि ये ग्रो क्यों कर रहा है आपके पास। तो इसमें भी थोड़े थोड़े आपके जहां भी आपके उनके फीट रहेगा यहाँ, लेकिन साथ में क्या है उनके विंग्स भी आ चुके हैं, प्रोड्यूस हो चुके हैं। तो क्या देखा आपने कि ओवर मिलियंस ऑफ ईयर था कि उनमें थोड़ा थोड़ा जो बॉडी पार्ट उनकी लेग्स के नियर से एक बॉडी पार्ट ग्रो कर रहा था। एट द लास्ट आपको फिर से ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स लगे कि उसके बाद वो विंग्स आपके पूरे बने हुए दिखाई दिए। तो ये आपको अगर बोले कि टेरोसोर का इंसेस्टर क्या है, तो टेरोसोर का इंसेस्टर बन जाएगा आपका लिजर्ड। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि एवोल्यूशन में क्या होता है, हमारे पास कोई ना कोई चेंजेस आते हैं जिसको बहुत ज़्यादा आपके पास क्या लगता है, टाइम लग जाता है, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उसको चेंजेस को होने के लिए। और ये चेंज आता है आपके प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में। तो जो किसमें आएंगे, जो आपका न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस होगे उसमें आपको वो एवोल्यूशन देखने को मिलेगी। जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं उसको ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बोलते हैं। तो इन सभी जो प्लांट्स और एनिमल्स हम आज देख रहे हैं उनका कोई ना कोई आपके पास क्या होगा, एंसेस्टर होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको बताई कि जो टेरोसोर था आपके पास, उसका एंसेस्टर क्या था आपके पास, लिजर्ड था। तो आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है आपके एवोल्यूशन में। तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे आपका। एवोल्यूशन में हमारे पास कैसे हमने देखा कि हमारे पास एवोल्यूशन हुई है। तो हमने क्या बोला कि हमारे पास जब बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स दो स्पीशीज में देखने को मिले, कॉमन देखने को मिले, तो हम क्या बोलेंगे कि उनके जो एंसेस्टर्स थे वो लगभग से लगभग सेम होंगे। तो क्या बोला कि हमने, अगर आपके पास दो स्पीशीज में आप देखोगे कि उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी आपकी मैच देखने को मिल रही है, तो आप बोलोगे कि वो कहीं ना कहीं आपस में इंटरलेट करते होंगे। तो द मोर कैरेक्टरिस्टिक्स टू स्पीशीज हैव इन कॉमन,
द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड, तो वो उतने ही ज्यादा रिलेटेड होंगे। इट मीन्स दे आर बिलोंग फॉर समवन, उनके सेम एंसेस्टर्स होंगे, आपके पास पूर्वज उनके लगभग सेम होंगे, लगभग नहीं बोल सकते, तो जितनी सिमिलैरिटी होगी उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं उनके एंसेस्टर में आपस में कुछ ना कुछ रिप्रोडक्शन का कोई ना कोई प्रोसेस रहा होगा, जिसकी वजह से उनमें कुछ ना कुछ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रही है। तो उसी को हम आगे देखेंगे कि कैसे कुछ आपके पास एविडेंस है जो प्रूव करते हैं आपको कि प्रोवाइड्स एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन। सो देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गया, सम इंपॉर्टेंट एविडेंसेस व्हिच प्रोवाइड, तो आपके पास कुछ एविडेंस है जो आपको ये एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि हमारे पास एवोल्यूशन हुई है। तो देखते हैं हमारे पास क्या है, दो ऑर्गन्स है, जैसे होमोलोगस और नेक्स्ट वन है आपके पास एनालोगस। तो होमोलोगस में पढ़ते हैं those organism which have same basic structure, तो जिनमें क्या होगा कि उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन उनका जो फंक्शन रहेंगे वो क्या रहेंगे, डिफरेंट। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है आपके पास, सेम है, बट डिफरेंट क्या है उनका फंक्शन। तो जैसे फोर लिम्स ऑफ आपके पास मैन, तो मैन के जो आपके फोर लिम्स होते हैं, जो हाथों के जो आपके पास है, उनसे हम क्या करते हैं, किसी चीज को पकड़ते हैं। तो लिजर्ड क्या है, चलने के लिए आपके काम आते हैं। फ्रोके क्या है, आपको पता है वो जंप करता है, मूव भी करता है। फिर आपके बर्ड एंड बैट सभी में क्या है, आपके फोर लिम्स है। तो स्ट्रक्चर क्या है, अगर आप देखोगे इनकी डायग्राम देखना इन चारों की, तो आपको क्या देखने को मिलेंगे, सभी की स्ट्रक्चर आप देखोगे कि सर हमारे पास क्या है कि जी सर हमारे पास एक कॉमन एक पार्ट से ज्वाइंट होते हैं और आगे इनकी जो क्या होती है, आगे इनकी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हो रखे होते हैं। तो ये आगे ये जहां से आपके कॉमन पार्ट के साथ अटैच है, तो आगे इनकी जो आपके फिंगर के लिए अलग आपकी बोन्स है, ये फिंगर्स के लिए, तो इसी को हम बोलते हैं आपका फोर लिम्स। तो सभी के अंदर आप देखो कि स्ट्रक्चर तो सेम है कि आगे चार पार्ट निकले हुए हैं और एक बेसिक इसी के साथ आपके जुड़े हुए हैं पार्ट के साथ, तो बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन सभी का काम क्या है, डिफरेंट। आपको पता ही, हम हाथों से क्या करते हैं, लिजर्ड क्या करता है, फ्रॉग क्या करता है। तो क्या बोला, ऑल हैव सेम बेसिक डिजाइन ऑफ बोन्स बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो सभी के जो एंसेस्टर रहे होंगे सेम रहे होंगे, इससे ये पता चल रहा है, लेकिन सभी कोई किसी इन्वायरमेंट में आपका डेवलप हुआ होगा, कोई किसी एनवायरमेंट में डेवलप होगा, डेट्स वाई उनके फंक्शन क्या हो रहे हैं अलग अलग। तो एक हमने देखा कि होमोलोगस ऑर्गन्स क्या है, तो देखो इसमें एवोल्यूशन का मतलब क्या दिखा सर कि जो आपके जो इन्होंने एवोल्यूशन होना जो स्टार्ट किया था वो आपके सेम एंसेस्टर से किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि उनके जो बेसिक डिजाइन था उनके बॉडी पार्ट्स का, उनके स्ट्रक्चर का, वो सेम रहा। और आपका जो फंक्शन वो डिफरेंट क्यों रहा, क्योंकि कोई किसी इन्वायरमेंट में आपके पास सरवाइव किया होगा और किसी कोई इन्वायरमेंट में आपका सरवाइव किया, उस हिसाब से उनका फंक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं एनालोगस ऑर्गन। इसमें जस्ट उसका ऑपोजिट, इसमें हमारे पास क्या रहेगा, उनका स्ट्रक्चर तो क्या रहेगा, डिफरेंट, लेकिन उनका जो काम होगा वो क्या रहेगा, सेम होगा। मीन्स फंक्शंस उनका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हमारे पास क्या है, जैसे उनके विंग्स होते हैं आपके बटरफ्लाई के, और आपके टेरोसोर बैट विंग्स, इन सभी के जो विंग्स होंगे, तो आप देखोगे जो बटरफ्लाई के आपके पास विंग्स होंगे सॉफ्ट होंगे, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन फंक्शन क्या है, जी भी फ्लाई करने के लिए और ये भी उनके विंग्स किसके लिए हैं, फ्लाई के लिए, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों में क्या है, डिफरेंट। तो एनालोगस ऑर्गन्स क्या है कि देखो बटरफ्लाई ने भी समझा कि मुझे सर्वाइव करने के लिए उड़ना पड़ेगा, इन टैरोस और बैट ने भी सोचा कि मुझे सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्लाई करना पड़ेगा। तो उनके अंदर जो एवोल्यूशन आया, उन ऑर्गन्स को हम बोलेंगे, हमने दो तरह के ऑर्गन्स को बांटा, एक वो जिनका आपके पास बेसिक डिजाइन सेम है लेकिन फंक्शन क्या है, डिफरेंट, एक वो जो आपके पास क्या है जिनका बेसिक स्ट्रक्चर आपके पास क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर उनका क्या है, डिफरेंट है, लेकिन आपके पास उनका फंक्शन क्या है, सेम। जैसे मैंने बटरफ्लाई और बैट के विंग्स के एग्जांपल दी कि उनका काम क्या है, फ्लाई करने का, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है उनका, डिफरेंट है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, तो वो कंक्लूजन लिख देते हैं जो हमने इसमें पढ़ा।
आपके होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स में, उसको देख लेते हैं। तो अगर आपके पास दो स्पीसीज है, अगर मैंने बोला आपको कि आपके पास दो स्पीसीज है, तो उनके फंक्शन क्या है, उनका सेम है। दो स्पीसीज है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है सर, उनका फंक्शंस बोथ हैव सेम फंक्शन, बोथ हैव सेम फंक्शन बट डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर। तो क्या हुआ कि जो आपके पास स्पीसीज थे उनका फंक्शन सेम है, लेकिन क्या है, डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर है। तो क्या उनका अगर बेसिक फंक्शन, अब वो भी उड़ रहे हैं, ये भी सपोज कर लो, एक हम फ्लाई का ले लेते हैं, आपके पास बटरफ्लाई था और दूसरा आपके पास क्या था सर, बैट था, वो भी क्या कर रही है, वो फ्लाई कर रही है आपकी। तो क्या है, इनमें फंक्शन क्या है दोनों का, फ्लाई फ्लाई दोनों में क्या है सर, सेम है। तो अगर इनका फंक्शन सेम है तो क्या इनके एंसेस्टर सेम होंगे, एंसेस्टर सेम होंगे। तो बात दिमाग में बिठा लेना कि आपके पास अगर दो स्पीसीज के बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, और बेसिक स्ट्रक्चर उनके डिफरेंट है, फंक्शन सेम है, जरूरी नहीं है कि उनके एंसेस्टर भी ऑलवेज सेम हो, नॉट नीड ऑलवेज सेम, हमेशा नहीं होंगे। तो फिर सर उनमें सेम फंक्शन कैसे आ गया, सेम फंक्शन इसलिए आया क्योंकि बटरफ्लाई ने भी आपका क्या करना है, सरवाइव करना है, और आपके बैट ने भी क्या करना है, सरवाइव करना है। तो उनमें जो मेन सेम फंक्शन आया वो कैसे आया कि सर हमारे पास क्या था, फॉर सर्वाइवल इन द अर्थ। तो अर्थ में सरवाइव करने के लिए दोनों में क्या है आपके पास, वो करेक्टर है। सर कैसे, थोड़ा और समझाओ। आपको पता है कि हमारे पास जो आपने थ्योरी पढ़ी होगी कि हमारे पास जो पहले धरती जो हमारे अर्थ थी बहुत ज़्यादा गर्म थी, इट मीन्स जो अर्थ का टेम्परेचर लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा रहता होगा, तो इट मीन्स इन जानवरों को सरवाइव करने के लिए थोड़ा बहुत हवा भी खाने, ऊपर सैर करने के लिए जाना पड़ता था। तो इनके अंदर था कि हमारे अंदर भी करेक्टर होता, तो हम हवा में जाते, ठंडी ठंडी हवा लेकर फिर नीचे आ जाते। तो इसीलिए उन्होंने सरवाइव करने के लिए दोनों ने क्या सोचा कि हमारे पास भी अगर विंग्स होते हैं तो हम, ये इन्होंने नहीं सोचा, इनके आगे जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना हमारे अंदर उड़ने वाला कैरेक्टर हो, जिससे हम इस लैंड की गर्मी को सहन कर पाए, बाय थ्रू द फ्लाई करके ऊपर चले जाए, थोड़ा देर माहौल ठीक हो जाए, फिर से नीचे आ जाए। तो वो करैक्टर उनमें प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में वो आता गया, लेकिन दिखने में कहाँ मिला आपके पास, बटरफ्लाई में देखने को मिला, और जब आपके पास बैट में देखने को मिला कि वो फ्लाई कर सकते हैं। तो फ्लाई किया ही क्यों, क्योंकि उनको सर्वाइवल करना था। तो यही आपके एवोल्यूशन का मेन रीजन बनेगा कि उन्होंने सर्वाइव करना है आपकी गिवन अर्थ कंडीशन में। तो जो जो करैक्टर उन्हें लगेगा कि जिसकी वजह से हमारी डेथ हो रही है, वो अपने अंदर जनरेट करते जाएंगे, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म अपने अंदर डेवलप करते जाएंगे, वो डेवलप होते जाएंगे। एक लास्ट आपके पास जो ऑर्गेनिज्म आएगा उसमें आपको पूरा का पूरा एवोल्यूशन देखने को मिलेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल मिलते हैं, फॉसिल मीन्स जो आपके पास उनके अवशेष बच जाते हैं। जैसे सपोज करो पहले लोग क्या करते थे, इंसानों को नीचे जमीन में दफना देते थे, तो क्या होता था, हमारी बॉडी तो अच्छी तरह से, उनके अंदर जो स्किन वगैरह था वो तो अच्छी तरह डिकम्पोज हो जाते थे, लेकिन बोन्स नहीं डिकम्पोज हो पाते थे। तो हमारे पास जो हमारे, आपने देखा होगा वो जमीन से वो निकालते हैं, लाश को निकालते थे, जो पहले बहुत फिल्मों वगैरह में देखा, तो नीचे हड्डियाँ कंकाल निकलता है पूरा को, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉसिल।
तो जो हमारे पास जब हमारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, उन्हें डिगिंग करते हैं अर्थ को, तो उनको भी फॉसिल मिलते हैं। जैसे उन्हें ये आइडिया हो जाता है कि कैसे एक सिमिलर स्पीसीज का एवोल्यूशन हुआ था। तो पहले उनके ये वाला पार्ट, बॉडी पार्ट था, तो ऐसे ऐसे डेवलप होते 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 उनके पास ये वाला एवोल्यूशन हो गया उनमें। तो उनके फॉसिल से उन्होंने आइडिया लगाया कि आपके पास एवोल्यूशन होती नहीं। जैसे हमारे जो बॉडी का जो आज स्ट्रक्चर है, जो हमारे ह्यूमन स्केलेटन के बोन्स का जो स्ट्रक्चर है, वो एप्स के साथ बिल्कुल मैच करता था। तो जिससे हमने ये अनुमान लगा लिया, ये आइडिया लगा लिया कि हमारे जो अनसेस्टर थे वो क्या थे, बंदर थे। उनके आगे आगे, उनके पीछे पीछे देखते गए वो कि वो एप कैसे है। तो फिर हमने बोल दिया कि हमारे जो बंदर थे वो हमारे अनसेस्टर हैं। तो एप्स आपके पास ऐसा लेटेस्ट आप बोल सकते हो ऑर्गेनिज्म था जिससे हम ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का बिल्कुल ही मैच स्केलेटन होता था। तो हमने लगा लिया कि हमारे जो बंदर पूर्वज क्या एंसेस्टर क्या रहेंगे, बंदर रहेंगे। तो उनके फॉसिल से हमने आइडिया लगाया। तो लिखो, तो फॉसिल जो हमारे होते हैं, फॉसिल मीन्स हमारे पास जो उनके अवशेष बच जाते हैं जब वो जमीन में दफना, मोस्टली जब आपके जो भी आपको पता है, पहले ये प्रथा वगैरह तो थे नहीं, इंसानों ने ये चलाई है चलाने में। पहले तो नीचे जमीन में दफन हो जाते थे। अगर वहीं मरे रहे तो ऊपर से कोई बाढ़ आ गई, सोइल इरोजन हो गई, जो भी मिट्टी इकट्ठी हुई उसके ऊपर उनके ऊपर कवर होगी, तो नीचे दफनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, फॉसिल प्रोवाइड एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। तो सबसे पहले समझेंगे आपके पास फॉसिल है क्या। द रिमेन्स ऑफ dead animals or plants that live in the remote past तो क्या होगा, जो उनके फॉसिल बचेंगे आपके पास, दैट लिव इन द रिमोट, जो आपके पहले रह रहे होंगे उनके जो फॉसिल बचेंगे उसको हम क्या बोलते हैं आपका, और जो उनके रिमेन्स बाकी हिस्सा बच जाता है उनको हम क्या बोलेंगे, फॉसिल। तो जो पहले जो भी आपके पास ऑर्गेनिज्म रहेगा, उनको जब वो आपकी उनकी डेथ हो जाती है, नीचे सॉइल में वो आपके दफन हो जाते हैं, उन तब आपके पास जो उसका जो मेन पार्ट बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल्स। तो एक आपके पास एक फॉसिल बर्ड है हमारे पास, जो साइंटिस्टों ने देखा, एक फॉसिल बर्ड, उसको उन्होंने नाम दिया, उसका नाम उन्होंने दिया आर्चियोपेट्रिक्स। आर्चियोपेट्रिक्स। तो उन्होंने जब इसकी जब फॉसिल्स का स्ट्रक्चर देखा, तो उन्होंने क्या देखा, इसमें क्या था आपके पास, उन्होंने देखा कि इसकी जो उनकी जो स्ट्रक्चर्स थी, जो इनकी फॉसिल के बॉडी के बोन्स का स्ट्रक्चर था, वो मैच करता था आपके टीथ और टेल जो थे उसके, वो मैच करते थे आपकी रेप्टाइल स्पीसीज से, रेप्टाइल ऑर्गेनिज्म से। और इसके पास जो विंग्स थे वो मैच करते थे आपके बर्ड से। तो क्या देखा हमारे पास, उन्होंने फॉसिल से एक जानवर देखा आर्चियोपेट्रिक्स, जिसमें दो तरह के उसके जो फॉसिल्स का स्ट्रक्चर था, जो फॉसिल का स्ट्रक्चर था आर्चियोपेट्रिक्स के फॉसिल्स का जो स्ट्रक्चर था, उसमें दो उन्होंने कॉम्बिनेशन देखा। एक तो दिखा रेप्टाइल के बोन्स का और दूसरा दिखा बर्ड्स के बोन का। तो इससे हमने क्या देखा कि जो आपके पास आर्चियोपेट्रिक्स है वो एंसेस्टर है आपके बर्ड का एंड रेप्टाइल का, पूर्वज। क्योंकि जिसके बोन्स का कैरेक्टर जो है आपके जो बोन्स के इनके कैरेक्टर है वो आर्चियोपेट्रिक्स में देखने को मिला। तो उन्होंने देखा कि हाँ, इसका जो पूर्वज था बर्ड और रेप्टाइल का वो क्या है आपके पास, आर्चियोपेट्रिक्स। तो जैसे आपको पहले बताया कि जो टेरोसोर है उसका एंसेस्टर क्या है, लिजर्ड, तो वैसे ही बर्ड और रेप्टाइल का एंसेस्टर क्या रहेगा, आर्चियोपेट्रिक्स। तो ये वन वर्ड क्वेश्चन है, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे अगर आपका एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक है, तो देखते हैं आर्चियोपेट्रिक्स नहीं बन आएंगे एमसीक्यू में, सीधा ही पूछ लेंगे
वन वर्ड में कि आपके पास कौन सा एंसेस्टर है आपके बर्ड और आपके रेप्टाइल का, तो आंसर आ जाएगा आर्चियोपेट्रिक्स। तो ये हमने एक एविडेंस देखे आपके पास, जैसे होमोलोगस ऑर्गन में देखे और दूसरा आपके पास एनालोगस में देखे हमने कि आपके पास क्या रहता है। तो लोगस में देखा कि उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर सेम था लेकिन फंक्शन डिफरेंट। एनालोगस में बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट लेकिन काम क्या था सेम। और दूसरा थर्ड हमने देखा फॉसिल फ्यूल, कि फॉसिल फ्यूल से हमें आइडिया हुआ कि उनके जो फॉसिल का जो आपके पास फॉसिल का जो बोन्स का जो स्ट्रक्चर था वो मैच कर रहा था आगे आगे जो आपके पास ऑर्गेनिज्म है। तो फॉसिल क्या होते हैं, जो आपके अंदर जो भी डेड एनिमल्स आपके सॉइल के अंदर नीचे दफन हो जाते हैं उनका जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल। तो उसका जो स्ट्रक्चर चेक किया गया, तो एक एग्जांपल मैंने आपको बताई आर्चियोपेट्रिक्स, इसके बोन्स का स्ट्रक्चर मैच किया गया रेप्टाइल और बर्ड से, जिसे हमने आइडिया लगाया, साइंटिस्टों ने आइडिया लगाया कि ये आपके बर्ड्स और रेप्टाइल का क्या है, एंसेस्टर्स है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे आपके पास फॉसिल्स बनता कैसे है, हाउ फॉसिल्स आर फॉर्म्ड, और कैसे हम फॉसिल की मदद से आपके पास कैसे आइडिया लगा देते हैं कि ये हमारे पास कितना पुराना कोई भी स्पीसीज ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम बोल देते हैं कि कैसे आइडिया लगाते हैं कि ये उस सदी में हुआ होगा, ये जानवर इतने इतने साल पहले ये स्पीसीज थी। तो कैसे आइडिया लगाते हैं साइंटिस्ट, वो देखेंगे। तो आगे देखते हैं उसको। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाउ फॉसिल्स आर फॉर्म्ड। तो फॉसिल्स आपके बनते कैसे हैं। तो फॉसिल्स आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोज एक्शंस ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। तो क्या होता है आपके पास कि जो आपके फॉसिल्स होते हैं वो बनते कैसे हैं, आपको पता है डिकम्पोजर क्या करेंगे, जो डिकम्पोज करेंगे, किसको डिकम्पोज करेंगे, जो ऑर्गेनिज्म आपके पास डेड हो जाते हैं, डेड हो जाएंगे तो वो आपकी जमीन में पड़े रहेंगे। तो जमीन में पड़े रहेंगे, उनको कोई ना कोई डिकम्पोज करेगा और उसी को हम आपको बोलते हैं डिकम्पोजर। और डिकम्पोजर होते क्या है, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म और किसकी प्रेजेंस में करेंगे, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। तो ये डिकम्पोजर जो आपके पास प्रोसेस होता है वो आपने देखा होगा कभी ना कभी। जैसे आपके नियर कोई ना एनिमल्स की डेथ हुई होगी तो आप देखोगे कि विद इन फ्यू डेज उसकी जो भी स्किन वगैरह होगी वो कोई ना कोई उसमें कीड़े लग जाएंगे जो उसको उसकी स्किन को खा लेंगे बच्चे, जिसको हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम दिया। और जो आपका लेफ्ट क्या बच जाएगा, उसके जो फॉसिल्स बच जाएंगे। ठीक है, तो ये नहीं है कि उसका सारा का सारा ही स्किन विद इन फ्यू डेज में खाने, बहुत टाइम लगता है। तो आप देखोगे फिर भी उसमें थोड़ा तो मांस लगा रहता है, लेकिन आप देखोगे आपको पता नहीं चलेगा, वो उठाकर कोई ना कोई उठाकर उसको दूर फेंक देता है। तो आपको क्या पता चलता है कि उसमें कितने दिनों के बाद पूरा मांस खाया गया। तो बहुत टाइम लगता है उसको। तो उसको खाते कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं। तो वो किसकी प्रेजेंस में होगा, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। तो जब पूरा उसका मांस खा लिया जाएगा, पीछे क्या बचेगा, आपका फॉसिल बच जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो फॉसिल कैसे बनता है आपको बता दिया गया है। तो ऑर्गेनिजम्स कंटेन टू पार्ट। तो आपके पास कोई भी ऑर्गेनिजम्स है उसके दो पार्ट होते हैं, आपको भी पता है। जैसे हम हमारी बॉडी के दो पार्ट है, सॉफ्ट पार्ट जैसे स्किन हमारी, तो हार्ड पार्ट जैसे बोन्स। ठीक है, तो वैसे ही कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म का एक सॉफ्ट पार्ट होता है और एक हार्ड पार्ट होता है। तो जैसे सर हमारे जो प्लांट्स है, तो वो साइंटिस्टों ने कैसे पता किया होगा कि ऐसे प्लांट्स उस पर, वो जैसे आप पढ़ोगे आगे बायोलॉजी में कि ये प्लांट्स उसके स्पीसीज से आया है, उसकी है, तो उन्होंने कैसे पता कर लिया होगा कि वो प्लांट के लीव्स इस प्लांट से मैच करते हैं, दैट्स व्हाई ये उसी स्पीसीज का है। तो देखते हैं हम, तो उसको क्या वो कैसे होता है आपका। तो हार्ड का तो समझ आ जाएगा सर कि चलो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने सॉफ्ट स्पिन को खा लिया, नीचे आपका हार्ड पार्ट बच गया। तो इसका क्या होता है, इसमें क्या होता है, लेट अस सपोज आपने देखा होगा कि आपका कोई पत्ता है, उसके ऊपर कोई ना कोई आपका कोई पत्थर वगैरह उसके ऊपर पड़ गया बच्चे, उस पत्थर पर पेड़ के जो आपके पास पत्ता था उसके ऊपर कोई ना कोई पत्थर रख दिया, तो आप देखोगे कि वो पत्ता तो आपको पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएगा।
लेकिन उसका जो जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस के दौरान जो भी उनके अंदर रिएक्शन वगैरह कुछ भी हो, केमिकल जो भी रिलीज हुआ होगा, उसकी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वहाँ बचे वो क्या बचेगा, उनकी कोई ना कोई आपको उसमें आपके पास इम्प्रेशन बन जाएगा उसका, कि जहाँ जहाँ इस पत्ते को डिकम्पोज होगा। आपने देखा भी होगा, तो आप डेली लाइफ में पत्ते लेना, उसमें कुछ ना कुछ पत्ते ले लेना, उसके ऊपर पत्थर रख देना, तो आप देखोगे विद इन 1 मंथ 2 मंथ जितना भी टाइम लगेगा वो पत्ते तो आपके प्रॉपर तरीके से डिकम्पोज हो जाएंगे। लेकिन जो आपका पत्थर रखा होगा जो उन पत्तों के ऊपर, उसके ऊपर उनके इम्प्रेशन पड़े होंगे, तो उसी इम्प्रेशन से साइंटिस्टों ने आइडिया लगाया कि उस पत्ते में डिजाइन क्या क्या था। आई होप आपको समझ आया। तो 100 पार्ट से हमने कैसे फॉसिल को कलेक्ट करना है, और हार्ड पार्ट का तो हमारे पास सामने सबूत पड़ा रहता है कि उसके स्केलेटन का क्या कैसी कैसी शेप दी होती है। तो ये 2 पार्ट होते हैं हमारे। तो हम फॉसिल, अब मैंने अभी बोला कि आपको कि फॉसिल्स हमारे कहाँ मिलेंगे, हमारे धरती के अर्थ के नीचे मिलेंगे। ठीक है, तो जब हम अर्थ को डिगिंग करते हैं, जब खोदते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फॉसिल मिलेंगे। तो खुद ब खुद नहीं, ऊपर ही पड़े रहेंगे आपके फॉसिल। तो अंदर आपके जो अब आपको पता है बाढ़ आएगी, वोल्केनोज होते थे पहले बहुत वोल्केनोज, फिर उससे क्या होता था कि जो मिट्टी आपकी वोल्केनोज से निकल के जो आपकी लावा जब ठंडा हो जाता है मिट्टी में कन्वर्ट, फिर आपकी बहुत सारी बाढ़ आती थी, बहुत बच्चे अर्थ में बहुत सारे आपके जो चेंजेस आते गए, फिर जाकर आप जो प्रेजेंट लैंड पर रह रहे हो ये बना। तो इट मीन्स जो उसमें उस समय जो जानवर होंगे वो भी नीचे दब गए होंगे, उन सभी के फोसिल्स हम देखते हैं कि हाँ पहले ऐसे ऐसे जानवर होंगे। ठीक है, तो कैसे कहाँ मिलेंगे आपके, जब हम अर्थ को डिगिंग करेंगे। तो फोसिल्स की एज कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो जहां तक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो फोसिल्स, एज ऑफ फोसिल्स को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो 2 मेथड है हमारे पास, रिलेटिव और दूसरा है हमारे पास कार्बन डेटिंग। तो हम रिलेटिव से क्या मतलब पढ़ेंगे। अब देखो सर, आपने बोला कि कोई ना कोई अर्थ में चेंज आता रहता था, पहले एक वोल्केनो ज्वालामुखी फटी, उसके जो फोसिल्स आए होंगे, उसके अंदर जो जानवर मर गए होंगे वो, फिर वोल्केनो, फिर एक लेयर बन गई, फिर एक लेयर बननी है, फिर एक ऐसे लेयर बनती है। इट मीन्स जो ज्यादा पुराना जानवर होगा उसके फोसिल्स तो वो तो बेचारा बहुत ही नीचे दबा हुआ होगा। तो जैसे जैसे हम अर्थ को डिगिंग करते जाएंगे, जो सब तो क्या करेंगे हम, तो हम ऐसे आइडिया लगाएंगे जो, और जो जिसको हम जल्दी, जो अब हम डिगिंग करते हैं तो जो जल्दी मिल जाएगा, इट मीन्स वो थोड़े ही सालों पहलों का होगा, आपके पास जानवर मरा हुआ होगा। उसके बाद और नीचे जाएंगे, जो और नीचे मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि ये इतने सालों से पहले का जो ऑर्गेनिज्म होगा, तब ये मरा हुआ होगा। जब और नीचे जाते जाएंगे इट मीन्स ये उससे भी पहले का होगा। तो ऐसे हम आइडिया लगा लेंगे आपके पास कि जैसे आपको बोला ना कि अर्थ में तो चेंजेस आते गए, एक के ऊपर लेयर बचती गई। इट मीन्स जब चेंजेस के दौरान जो भी एनिमल्स की डेथ हुई होगी वो बेचारे नीचे दब गए होंगे, ऊपर से और सॉइल और सॉइल और सॉइल। तो जो सबसे नीचे वाला इट मीन्स वो बहुत पहले का मरा होगा, इसलिए ऊपर लेयर बनती गई बनती गई बनती गई। तो हम लेयर, किस लेयर से हमारे पास, आपने आपने देखा होगा सॉइल के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लेयर होती है, तो किस लेयर से आपको फोसिल्स मिलते हैं, उससे हम ये आइडिया लगा देते हैं कि ये कितना पुराना आपके पास जानवर, जितना डीपर आपको बच्चे मिलेगा उतना वो एंशिएंट आपके पास ऑर्गेनिज्म रहेगा, और जितना जल्दी मिल जाएगा वो आपका लेटेस्ट, थोड़े ही अभी पीछे हमारी जो पिछली बहुत ही पिछले जनरेशन में आपको वो देखने को मिलेगा, जो पास आपके पास जो भी स्पीसीज होंगी, ऑर्गेनिज्म होंगे, उनमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लेयर की डेप्थ के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो पढ़ लेते हैं। तो लेयर्स आर द मेन फंक्शंस टू डिस्क्राइब द एज ऑफ फोसिल्स। मेन फंक्शन है, डीपर द लेयर गोज मोर द एज, जितनी ज्यादा बचे वो क्या होगा, डीपर आपको फोसिल बनेंगे, उतना ही पुराना वो आपका क्या होगा, ऑर्गेनिज्म होगा। तो जितना जल्दी मिल जाएगा उतना ही वो आपका ऑर्गेनिज्म या फोसिल क्या होंगे, रीसेंट होंगे। मीन्स जल्दी थोड़ी पिछले समय में ही मरा होगा, तो जल्दी आपको लेयर ज़्यादा नीचे नहीं मिले, तो इसीलिए वो आपको ऊपरी ही लेयर में मिल गई। तो ऐसे हम रिलेट करके हम उनको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बन डेटिंग से। तो कार्बन डेटिंग आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म, और हमें सभी को पता है कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम ज़्यादातर हमारे कार्बन का हिस्सा रहता ही रहता है। तो ठीक है, तो कार्बन का जो हिस्सा रहता था उसमें एक कार्बन जिसको हम C14 बोलते हैं, वो क्या होता है आपके पास, रेडियो एक्टिव। तो ये वर्ड जिसने सुना होगा, मोस्टली स्टूडेंट्स ने सुना ही होता है, रेडियो एक्टिव वर्ड क्या है। नहीं सुना तो आपको एक कहानी क्या है, एक
रियल लाइफ इंसिडेंट है जो जापान में हुआ था, हिरोशिमा नागासाकी में। तो उसमें जो बम फेंका गया था, बोला था ना उसमें रेडियो एक्टिव बम था, हाइड्रोजन जो भी उन्होंने बम फेंका था, तो उसमें रेडिएशंस जो निकलती थी वो उनकी पीढ़ी को जीन्स तक इफेक्ट किया था। तो जो जीन्स में इफेक्ट आया तो आगे पीढ़ियों में भी उनका इफेक्ट चलता गया, जो आज तक भी है। तो रेडिएशन निकलती हैं कई कोई एटम्स में, आपके पास नाइन्थ में आपने बहुत से एटम पढ़ रखे हैं। तो कितने हैं प्रेजेंट, हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में कर रखा है कि 118 है। उसमें कुछ आपके रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव मीन्स सर उनमें से कुछ ना कुछ तिरंगे निकलेंगे। जैसे आप तिरंगे मीन्स जैसे हमारे पास एक्सरे, फोन की तिरंगे, बहुत सी तिरंगे हमारे पास। एक्सरे भी हमारी बॉडी के लिए बच्चे बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। तो ऐसी तिरंगे निकलती हैं आपके कार्बन 14 में। तो अगर वो कार्बन आपका बहुत ही ज्यादा पुराना हुआ होगा तो इट मीन्स उसमें जो तिरंगे निकल रही होंगी बहुत ही कम कम निकल रही होंगी। तो अगर वो रिसेंटली नया होगा, थोड़ी 1000-1200 पीछे साल पहले होगा, तो उसमें जो रेडियो एक्टिव के आपके पास तिरंगे और ज़्यादा निकल रही होंगी। तो उसको हम कंपेयर करेंगे आपके फ्रेश वन से, जो रिसेंटली आपके पास प्रेजेंट है, जो फ्रेशली आपके पास कार्बन है उसके साथ कंपेयर करेंगे जो प्रेजेंट है आपके पास। तो क्या होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कितने समय तक तिरंगा निकालेगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। जी हम देखेंगे आपके हायर क्लासेस में कि हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का टाइम पीरियड चेक कर सकते हैं कि वो कितने समय तक ये तिरंगे निकालेगा। जैसे जापान जो हिरोशिमा नागासाकी में जो तिरंगे निकली थी उसका इफेक्ट कहाँ, वो तो जीन्स में इफेक्ट किया, दैट्स वाई वो आपके अभी तक भी उन लोगों में देखने को मिल रहा है। तो जीन्स में इफेक्ट हो गया था, लेकिन जो तिरंगे वहां पर निकल रही थी वो कितनी देर तक चली उसका टाइम पीरियड रहता है, हमारे एक फार्मूला रहता है हमारे पास। तो वो देखेंगे यार क्वेश्चन में, लेकिन आपने इतना ही माइंड में रखना है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं आपके पास, जो वो उनमें से कोई ना कोई तिरंगे निकलती हैं। वो जितना ज़्यादा फ्रेश होगा उतना ज़्यादा उसमें रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस निकलेंगे। तो सिमिलरली इस मेथड से हम क्या करते हैं, उनकी एज पता करते हैं। जो जितना ज़्यादा आपके पास जिसमें तिरंगे निकल रही होती है इट मीन्स वो लेटेस्टली मरा होगा। और जो आपके पास जितने वीकली तिरंगे आ रहे हो इट मीन्स वो उससे पहले ही पीछे उनकी डेथ हुई। टेस्ट में रेडियो एक्टिव की जो तिरंगे हैं उनकी जो इंटेंसिटी बोल सकते हैं, फ्रिक्वेंसी बोल सकते हैं, वो कम आ रही है आपके पास, ठीक है। तो आई होप आपको ये फॉसिल फ्यूल वाला कंसेप्ट पता चला होगा कि फॉसिल बनते कैसे हैं, फॉसिल में सॉफ्ट और हार्ड पार्ट क्या होता है आपके पास। सॉफ्ट पार्ट को हम कैसे उनका कैसे पता चल सके, वो उनके जो फॉसिल्स हम कैसे निकालते हैं, तो याद रखना उनके इंप्रेशन से निकालते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद देखा कि हम फॉसिल्स हमारे धरती के अंदर मिलते हैं, अर्थ के डिगिंग करके हम उनके बाहर निकालते हैं। उनकी एज कैसे कैलकुलेट करते हैं, दो मेथड है, वन इट इज योर रिलेटिव एंड अनदर वन योर कार्बन डेटिंग। रिलेटिव में हम लेयर होती हैं सॉइल्स की, तो लेयर के अकॉर्डिंग जो जितना डीपर जाएगा वो उतना ही पुराना था, जो रिसेंटली मिल गया वो उतना ही नया है। तो उसका लास्ट हमने देखा कार्बन डेटिंग। तो एक देख लेते हैं कैसे साइंटिस्टों ने कौन कौन से जानवरों के फोसिल्स निकाले थे, उनकी टर्म आपको बताना चाहिए, वो आपको मैं बता देता हूँ। तो आपके पास है जो साइंटिस्टों ने जो निकाला आपके पास, तो देयर आर वेरियस काइंड, बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स उन्हें मिले। तो ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल आपको समुद्र में देखने को मिले, क्योंकि आपको पता है जब बाढ़ आती है सारा लैंड भी आपके समुद्र में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो सभी आपके नीचे समुद्र के नीचे जो आपके नीचे चले गए होंगे। तो इट मीन्स ज़्यादातर आपको मुझे समुद्र के अंदर फोसिल्स भी देखने को मिलेंगे। दे आर वेरियस काइंड ऑफ फोसिल्स। तो क्या था आपके पास, एमोनाइट, और क्या था आपके पास, ट्रिलोबाइट। तो ये ऑर्गेनिज्म है जिनके फोसिल्स देखने को मिले। और डायनासोर्स तो आपको सभी को पता ही है, ठीक है। तो ये आपके 180 मिलियन इतने साल पहले स्पीसीज रही होगी। ये आपके 600 to 400 मिलियन ईयर्स पहले पीछे चले जाओ इतने, तब ये आपके पास ट्रिलोबाइट था। और ये आपके पास 250 से 65 अनुमान लगाया गया है
तो आपके पास इतने मिलियन ईयर्स पीछे चले जाओ तब आपके पास डायनासोर्स देखने को मिले होंगे। तो ये जो दोनों थे आपके पास, ये आपके मराइन स्पीसीज जो आपके पानी में ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे आपने वो देखा होगा ना, वो समुद्रों में सिपियाँ मिलती हैं आपके पास स्नेल की, जो उसके सेल होता है, तो ऐसी स्पीसीज देखने को मिली थी एमोनाइट में, और ट्रिलोबाइट में भी ऐसा ही आपके पास समुद्र में स्पीसीज देखने को मिली थी। तो वो कब मिली थी, वो टाइम पीरियड बता रखा था। उनके फोसिल्स मिले थे समुद्र में से, उससे उन्होंने कार्बन डेटिंग या रिलेटिव मेथड से उन्होंने आइडिया लगाकर उनकी एज लगाई होगी। अभी ये भी देखो अप्रोक्सीमेटली अनुमान ही है इनका, 600 से 400 साल पहले, 65 से 250 पहले। तो एग्जैक्ट ये तो नहीं है, सिर्फ एग्जैक्ट डेट बता पाएंगे तो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन अनुमान लगा पाएंगे कि हाँ इतने सदियों पहले ये होगा आपके पास। ठीक है, तो ये था हमारे पास फोसिल। अब नेक्स्ट हमारे पास जो वीडियो है और लास्ट टॉपिक है आपका रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है आपका डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो डार्विन्स आपके पास जो साइंटिस्ट रहे थे, उन्होंने क्या थ्योरी दी थी आपकी एवोल्यूशन की, वो थ्योरी को हम पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो रहेगी आपकी इस बायोलॉजी के, इस हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।